Assalamu alaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the summary of chapter number 11, that is reaction kinetics. सबसे पहले students kinetics क्या होते हैं, chemical kinetics क्या होते हैं, इसको हम define कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, जब भी आप एक केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो आप कुछ कोफिशिएंट्स देखते हैं रिएक्टेंट्स के साथ, कुछ आप कोफिशिएंट्स देख रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के साथ. यानी कि स्टूडेंट्स आपको एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस बता रही होती है. यही स्टूडेंट्स आपके पास स्टोइकियोमेट्री स्टडी से रिलेट कर रही होती है, यानी कि जिसमें आप ये देख रहे होते हैं कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही होती हैं. लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास जो काइनेटिक्स हैं वो ये बता रही होती है, आपके पास जो केमिकल काइनेटिक्स की फील्ड है पूरी, वो इस बात पे बेस्ड है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स कितना स्पीडीली एक दूसरे से रिएक्ट करके कितनी तेज़ी से या कितना स्लोली आपका प्रोडक्ट जनरेट करते हैं. इसी के साथ स्टूडेंट्स आप डील करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर. स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है, तो स्टूडेंट्स उसमें अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जल्दी से रिएक्ट कर रही हैं, इट मीन्स कि आपके पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन करते हैं. द स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज नॉन एज काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स. स्टूडेंट्स, जब मैं बात कर रही हूँ फैक्टर्स की, आई मीन कि टेम्परेचर उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि उसका रेट या स्पीड ज़्यादा कर दे, जिसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया. इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में किस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं या इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस. तो स्टूडेंट्स आपके पास वो जो स्पीड होती है वो रिएक्शन रेट कहलाती है. इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड. स्टूडेंट्स आपके पास कुछ और टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके पास एक ग्राफ है जो कि आपको बता रहा है, आपके पास दो कर्व्स दे रहा है. एक आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए दे रहा है, एक आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिए. आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में आपके पास रिएक्टेंट कैसे फ्रॉम द टाइम कम होता जा रहा है. उसी तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट कैसे अक्यूमुलेट होती चली जा रही है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती चली जा रही है. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास द रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. वाइल आपके पास स्टूडेंट्स दो एवरेज इंटरवल्स के दरमियान जो उनकी एवरेज होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. वेयर एज स्टूडेंट्स आपस में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो आपस में रिलेट करते रहते हैं, यानी कि एट द स्टार्ट इंस्टेंटेनियस ज़्यादा होता है और बाद में आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आप रिएक्शन रेट को कैसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. जब आप रिएक्शन रेट लिखते हैं स्टूडेंट्स तो आप रिएक्टेंट्स के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, जबकि प्रोडक्ट्स के लिए आप पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही होती है. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और रेट ऑफ इक्वेशन उससे एसोसिएटेड क्या होता है. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं. द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द रेट इक्वेशन आर रेज्ड. उससे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास रेट इक्वेशन क्या होती है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके सामने एक इक्वेशन है, उससे रिलेटेड आप रेट कैसे लिख सकते हैं उसको आप देख सकते हैं. जबकि स्टूडेंट्स आपके पास के जो है ये वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाता है. जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं आपके पास इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये स्टूडेंट्स आपके पास पर्टिकुलरली कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं जो कि आप पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन में यूज़ करें. जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू भी हो सकती है. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू है जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्लासीफाई भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. जबकि स्टूडेंट्स आप रेट इक्वेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रिएक्शन विच शोज हाउ द रिएक्शन इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसको आप स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्टूडेंट्स आप देख लेते हैं, ज़रा यूनिट्स पे नजर डाल लेते हैं. आपके पास जो रेट होता है, रेट आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड्स में होता है, जबकि रेट कॉन्स्टेंट आपके पास स्टूडेंट्स डिपेंड करता है इसका यूनिट कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं. जबकि स्टूडेंट्स जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो आपको कंसंट्रेशन दे रही होती हैं इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि आपके पास हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं और ये आपकी रिएक्शन कंसंट्रेशन को या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ या रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कैसे रिलेट कर रहा होता है. हाफ लाइफ पीरियड को स्टूडेंट डिस्कस करते हैं तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास 1 किलोग्राम ऑफ एनी रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स उसकी हाफ लाइफ वो पीरियड होगी जिसके दौरान वो 1
किलोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 किलोग्राम के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपका कोई भी रिएक्टेंट या सब्सटेंस अंडर ऑब्जर्वेशन या कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो हमेशा अपनी सिमिलर स्टेट में नहीं रहता। यानी कि स्टूडेंट्स वो क्या करता है कि वो कुछ अरसे बाद डिकम्पोज हो जाता है, कुछ टाइम पीरियड बाद डिकम्पोज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो टाइम पीरियड जिसके दौरान उसका हाफ क्वांटिटी डिकम्पोज हो जाता है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज करता है एट 45 डिग्री सेल्सियस इन 24 मिनट्स, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास यूरेनियम डिकम्पोज करता है फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 7.1 इंटू 10⁸ यानी कि 710 मिलियन ईयर्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देख लेते हैं कि आपके पास हाफ लाइफ पीरियड कैसे डिपेंड कर रहा होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट्स डिपेंड कर रहा होता है टू द फर्स्ट पावर ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा आपके पास हाफ लाइफ कम होगी। यानी कि स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्शन। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतनी हाफ लाइफ कम होती चली जाएगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट, डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है। स्टूडेंट्स इफ अ रिएक्शन अकर इन सेवरल स्टेप, वन ऑफ द स्टेप इज द स्लोएस्ट, द रेट ऑफ दिस स्टेप डिटर्मिन्स द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो वो स्टेप जो कि स्लोएस्ट स्टेप होगा जिसमें मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करके स्पेसिफिकली प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होंगे या एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे प्रोडक्ट की तरफ, उसको स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और ये स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर रिएक्शंस। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं कि आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेक करते हैं और स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर डेल्टा टी आप स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं, उसके थ्रू आप स्लोप, तो आपको स्टूडेंट्स पता चल जाता है कि आपके पास रिएक्शन रेट क्या आ रहा है। देन स्टूडेंट्स जब आप फिजिकल मेथड्स करते हैं तो उसमें आप बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, जिनमें से स्टूडेंट्स आपके पास प्रोनाउंस जो मेथड है वो स्पेक्ट्रोमीट्री का है, आपके पास डायइलेक्ट्रोमेट्री का मेथड है, ऑप्टिकल रोटेशन का मेथड है, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में जो रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन आप इस तरह से जज कर रहे होते हैं कि आपके पास प्लेन और पोलराइज्ड लाइट किस हद तक रोटेट हो रहा है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्टिकल रोटेशन मेथड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका प्लेन और पोलराइज्ड लाइट रोटेट किया गया या किस तरह से स्टूडेंट्स आपकी मोनोक्रोमेटिक फॉर्म में आपकी जो लाइट थी वो आपकी रिएक्शन मिक्सचर ने एमिट करवाई। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं केमिकल मेथड में स्टूडेंट्स हम टाइट्रेशन के साथ डील कर रहे होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होता है। आप क्या करते हैं कि हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टर का। हाइड्रोलिसिस जब स्टूडेंट्स आप एस्टर का कर रहे होते हैं एज अ रिजल्ट आपके पास एसिड जनरेट होता है। आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स के उस एसिड को आप एक स्टैंडर्ड बेस से टाइट्रेट करते हैं और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उस एसिड की कंसंट्रेशन फ्रॉम रेगुलर टाइम इंटरवल्स इंक्रीज होती चली जाती है। आप क्या करते हैं कि स्लोप ड्रॉ करते हैं और स्लोप प्लॉट करने के साथ स्टूडेंट्स आप वैल्यू जस्टिफाई करते हैं कि आपके पास कंसंट्रेशन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल जाता है कि आपका जो रिएक्शन रेट है वो किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन रेट और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का आपस में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिलेट करती है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कोलिजन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि रिएक्टेंट्स कोलाइड करेंगे, इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास कंडीशंस होती हैं, यानी कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की वैसी एक्टिवेशन एनर्जी या सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट आपके पास जनरेट कर सकें और दे शुड कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने नाम लिया एक्टिवेशन एनर्जी का, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच द पार्टिकल्स मस्ट पोजेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन। यानी कि स्टूडेंट्स इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होना ज़रूरी है ताकि वो इफेक्टिवली कोलाइड करें और आपके पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं।
देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब आपके पास इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स तो आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स होता है और वो कैसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा या कम रिक्वायर्ड होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की केस में या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की केस में। देन स्टूडेंट्स आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमिन करते हैं, इसके लिए दो प्रोनाउंस मेथड हैं जिनको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हाफ लाइफ मेथड एंड मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं आगे, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन के कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, वो अफेक्ट कर रही होती है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स आपको डिटर्मिन कर रहे होते हैं कि कैसे आपका रेट अफेक्ट हो रहा है फ्रॉम दैट ऑफ दीज फैक्टर्स। नेचर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे वो उतना जल्दी रिएक्ट करेंगे, आपके पास आयनिक रिएक्शन ज़्यादा तेजी से होंगे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कोवलेंट रिएक्शंस, यानी कि कोवलेंट रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। देन स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट जनरेट होगी, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जितना ज्यादा सरफेस एरिया आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में पोजेस करेंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्टैक्ट होंगी, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। देन स्टूडेंट्स इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं जिंक क्लोराइड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कि वो आपस में लंप और पाउडर्ड फॉर्म में कैसे रिएक्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स आ जाती है लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो कि स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहे होते हैं। जितनी ज्यादा लाइट की एनर्जी की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा होता है आपके रेट ऑफ रिएक्शन को। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते जाएंगे, स्पेसिफिकली वो मॉलिक्यूल्स जो स्टूडेंट्स आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी एट द एंड एक्वायर करके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जनरेट करेंगे, यानी कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आती है आर्हेनियस इक्वेशन जो कि रिलेट करती है आपके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को विद दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और आपको स्टूडेंट्स इनेबल करती है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करें अपने सिग्निफिकेंट रिएक्शंस की, रिएक्शन मैकेनिज्म्स की, जिनको स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं अपनी लैब्स के अंदर। देन स्टूडेंट्स हम कैटालिसिस में ये डिस्कस करते हैं कि कैसे आप कुछ ऐसे केमिकल्स को, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को यूज कर सकते हैं कि वो क्या करें कि आपके रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। देन स्टूडेंट्स कैटालिसिस को इसी तरह हम डिफाइन करते हैं, अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेलरेट्स अ केमिकल रिएक्शन बट chemically remains unchanged at the end of the reaction is called as catalyst while the process is called as catalysis। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास कैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्राफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए और ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं जो कि विद कैटलिस्ट ऑपरेट हो रहा हो। देन स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस आपके पास क्या होता है। होमोजीनियस में स्टूडेंट्स आपके पास कैटालिस्ट और आपके पास रिएक्टेंट सेम फेज में होते हैं, जबकि हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में आपके पास कैटलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आप कैटलिस्ट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिनको फर्दर एक कैटलिस्ट चाहिए होता है टू ऑपरेट सिग्निफिकेंटली इन अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अ प्रोमोटर फॉर प्रोमोटर यानी कि अ कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर या प्रोमोटर, जिसको स्टूडेंट्स हम कैटलिस्ट की केस में इस्तेमाल करते हैं इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन हेबर्स प्रोसेस विद दैट ऑफ आयरन। आप क्रोमियम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास नेगेटिव कैटालिसिस का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसे कैटलिस्ट यूज़ करें जो कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन आपके पास रिटार्ड कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑटो कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन के अंदर खुद ही जनरेट होते हैं और खुद ही कंज्यूम हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं एज अ रिजल्ट आपका रेट ऑफ अ रिएक्शन फास्ट करते हैं, जो कि किसी भी कैटलिस्ट का रोल होता है। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं डिस्कस करते हैं एट द एंड अपने बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को, जिनको हम कहते हैं एंजाइम्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास तमाम एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं इन नेचर, ऑल रिएक्शंस इन बॉडी आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम एंजाइम कैटालिसिस को भी डिस्कस कर सकते हैं कैसे, बाय सीरीज ऑफ रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक साइट होती है, एक्टिव साइट, जिसपे आपके रिएक्टेंट्स अटैच होकर रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, जबकि आपका जो एंजाइम होता है वो अनचेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए, यानी कि आपके पास एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं इन एक्शन। उसके अलावा स्टूडेंट्स ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशंस पे आपके पास एंजाइम कैटालिसिस ऑपरेट होता है। एप्लीकेशन इन एंजाइम्स के अंदर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपके पास जो सेलुलेज है वो सेलुलोज की डाइजेशन करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स पेप्सिन आपके पास डाइजेशन को ईज आउट कर रहा होता है आपके लिए। देन स्टूडेंट्स आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज एंजाइम। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरी बताई हुई समरी अच्छे से समझ आई होगी।
This is your on-screen chemistry instructor Rimsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.